हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड और यूनिट थर्ड फेज रूल के अंतर्गत एप्लीकेशंस ऑफ नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशंस बहुत से फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में यूज होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है कि किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और इसका जो प्रिंसिपल है, ये सिंपल प्रिंसिपल है कि जब किसी सॉल्यूट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है और उसको दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक किया जाता है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर है ये आपस में इमिसिबल होने चाहिए और जो सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होना चाहिए। इट इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसकी जो अपने शेकिंग करने के बाद मिक्सचर क्या करता है, अगर हम उसको रख दें तो उसमें सॉल्यूट का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें हम जो ऑर्गेनिक लेयर में जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं इसको, तो वो उसको आफ्टर डिस्टिलेशन उसमें सॉल्यूट को प्राप्त किया जा सकता है। और एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से मेन फैक्टर्स ये है। फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशो, कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज़्यादा तभी होगा जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो है सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एक्सट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सेकंड है नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन। नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन का मीन्स कि अगर हम किसी सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, इसको वन टाइम ना यूज़ करके उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में यूज़ करें, तो उसका जो है एक्सट्रैक्शन सॉल्यूट का ज़्यादा होगा। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए, इसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट ये जो है सॉल्वेंट और जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, ये आपस में इमिसिबल होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर, एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। सेकंड है सॉल्यूट शुड बी मोर सोल्यूबल इन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है, जो जिस जिस सॉल्वेंट में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। तीसरा, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल होना चाहिए, जिससे कि आसानी से डिस्टिलेशन से हम इसको रिमूव कर सकें और सॉल्यूट को प्राप्त कर सकें। इट इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक थिंग्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ना व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन। प्रोसेस क्या है, इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर कोई हो x ग्राम है सॉल्यूट का और 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन में या पानी में घुला हुआ है, अब हम मानते हैं कि इसको सेपरेट करना है हमको सॉल्यूट को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज ईथर। ईथर का अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है सॉल्यूट का वाटर एंड ईथर के बीच, वो मानते हैं 2 है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम पूरा ईथर 1 लीटर ईथर एक ही लॉट में यूज करें, एक साथ यूज करें, तो ये मानते हैं कि W ग्राम जो सब्सटेंस का है वो ईथर से एक्सट्रैक्ट होता है। as we know that the concentration of ether upon concentration of water is equal to the 2 distribution coefficient हम इसका मानते हैं 2 मानते हैं। तो concentration of ether किसके बराबर होगी, W अपॉन 1000, क्योंकि हमने 1 लीटर ईथर यूज किया है, अपॉन x माइनस डब्ल्यू, क्योंकि W ग्राम इसका x में से निकल चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अपॉन 1000। वाटर का भी हमने एक्वस लेयर भी, एक्वस तो सोल्यूशन है यानी पानी की क्वांटिटी भी हमने 1 लीटर ली है, अपॉन 1000 इक्वल टू 2। या हम कर सकते हैं W इक्वल टू 2/3x, या 2/3 की जगह हम कर सकते हैं 0.67x। इट मीन्स जो सॉल्यूट है वो अगर 1 लीटर हमने ईथर लिया है तो 67% सोल्यूट के विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईथर। अब और हमने ये बताया कि मैंने कंडीशन बताई थी, पहले डिस्कस की थी कि जो ये है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में।
अगर हम इसी जो सॉल्वेंट को 1 लीटर ईथर को 2 इंस्टॉलमेंट में यूज़ करें, यानी पहले हमने 500 ml यूज़ किया है, देन हमने 500 ml यूज़ किया है, तो W1 ग्राम सब्सटेंस फर्स्ट कंडीशन में जब 500 ml हम ईथर ले रहे हैं तो W1 ग्राम सब्सटेंस क्या होगा, ईथर लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला अगेन सी कंसंट्रेशन ऑफ ईथर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू 2। ईथर के यहाँ हमने W1 एक्सट्रैक्ट हो चुका है, W1 अपॉन 500 हमने ईथर लिया है, अपॉन x माइनस W1 अपॉन 1000 इक्वल टू 2। या हम कर सकते हैं W1 इक्वल टू 1 अपॉन 2x या 0.5x, यानी 50% जो सोल्यूट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नाउ अब रिमेनिंग जो है अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट जो है सोल्यूट है वो x माइनस 0.5x रहेगा, या हम कह सकते हैं 0.5x के बराबर होगा। अब ये 0.5x हमने शेक करते हैं दोबारा रिमेनिंग 500 ml ईथर के साथ, देन वी गेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज W2 ग्राम। देन अगेन सी कंसंट्रेशन ऑफ ईथर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईथर की जगह हम लिख सकते हैं W2 अपॉन 500 एंड अपॉन जो वाटर है वो 0.5x माइनस W2 के बराबर है इक्वल टू 2, या W2 इक्वल टू 1 अपॉन 4x और हम करते हैं 0.25x के बराबर है। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो 25% टोटल सब्सटेंस इज एक्सट्रैक्टेड इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल जो अमाउंट है सब्सटेंस का या सॉल्यूट का वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है 50 प्लस 25 यानी 75% एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जो इसका मतलब यह है कि जब हमने 1 लीटर ईथर को यूज़ किया तो आया था 67% एक्सट्रैक्ट हुआ था सॉल्यूट। अगर हम ईथर को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यूज़ किया तो जो है परसेंटेज है एक्सट्रैक्शन की इंक्रीज होकर 67 से 75% हो गई है। इट मीन्स अगर अगर हम इसी तरह से 1 लीटर ईथर को अगर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करें, यानी 25 ml 25 ml 25 ml एंड 25 ml, चार जो है बार अगर 25 ml इस्तेमाल करें तो देन वी गेट द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन इंक्रीज फ्रॉम द 82.2। इट मीन्स अगर जितना इंस्टॉलमेंट में हम इसको अगर यूज़ करें सॉल्वेंट को तो एक्सट्रैक्शन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि हमेशा 100% एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, हम किसी भी सब्सटेंस का करीबन 92 से 96% तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कुछ अमाउंट हमेशा सॉल्वेंट के अंदर बचा रहता है। तो इस प्रकार हम क्या है नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से किसी भी सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि पानी और सॉल्वेंट के अंदर क्या है डिसॉल्व है, और एसिड क्या है पानी में डिसोसिएट होता है। अ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन वाटर इज 10 ग्राम पर लीटर एंड इन सॉल्वेंट इज 1.40 ग्राम पर लीटर है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉफिशिएंट है एसिड का सॉल्वेंट और वाटर में 0.20 है तो आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम जानते हैं फॉर्मूला जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट का K इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू मैंने आपको मान दिया है 0.20। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0.20 है, और हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है K इक्वल टू C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा के बराबर। आपको कैलकुलेट करना है अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूला लगाएंगे C1 आपको पता है 1.40 है एंड यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, और C2 जो वाटर की है 10 ग्राम पर लीटर है। आप फॉर्मूला में C1 की जगह 1.40 लिखेंगे, C2 की जगह 10 लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू और कोफिशिएंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की 0.20 है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.30, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 30%। तो इस तरह से आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इस तरह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी की। सेकेंड एप्लीकेशन है नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की,
डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटीज। सॉलिबिलिटी को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि अगर दो इनमिसिबल सॉल्वेंट आपस में कांटेक्ट में हैं, पानी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल, और सोल्यूट को अगर हम लार्ज एक्सेस में अगर हम मिलाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो ही क्या कहलाती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू देयर सॉलिबिलिटीज। जो कंसंट्रेशन का मान होगा वही उसकी सॉलिबिलिटी होगी। तो अगर हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार K इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इस कंडीशन में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन C1 इज इक्वल टू द सॉलिबिलिटी S1 और कंसंट्रेशन C2 इज इक्वल टू द सॉलिबिलिटी S2। तो इस तरह से इन दोनों का मान जो है मतलब कंसंट्रेशन सॉलिबिलिटी के मान के बराबर हो जाता है। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का मान हो या हमें इसकी वैल्यू पता हो और एक सॉल्वेंट की अगर सॉलिबिलिटी का मान पता हो तो हम दूसरे सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एग्जांपल 13 दिख रहा है आपको कि इसमें एक और सॉल्यूशन है आयोडीन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि 0.350 ग्राम आयोडीन पर लीटर है। मतलब इसमें 0.350 ग्राम आयोडीन 1 लीटर आयोडीन के एक्वस सॉल्यूशन में को ली हुई है। इसी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आयोडीन का जो है अगर 33 है, यानी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर के बीच में। तो व्हाट विल बी सॉलिबिलिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4, यानी आपको S1 का मान कैलकुलेट करना है कि आयोडीन की जो सॉलिबिलिटी है कार्बन टेट्राक्लोराइड में वह क्या होगी। आप अभी फॉर्मूला जानते हैं S1/S2 इक्वल टू K, यानी solubility of iodine in CCl4 upon solubility of iodine in water is equal to distribution coefficient। आपके पास में S1 आपको कैलकुलेट करना है, S2 का मान है और आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी दी गई है। तो इसलिए CCl4 इक्वल टू क्या होगा 33 मल्टीप्लाई 0.350, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द solubility of the iodine in the CCl4। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को जो न्यूमेरिकल आता है इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इट विल बी ओवर।